नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम भारत में बियर बनाने की जो दुनिया है ना, उसकी गहराई में उतर रहे हैं और हमारे पास इसके एक बड़ा दिलचस्प जरिया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी उपायुक्त विजय सेन शर्मा जी, उनकी तैयार किए गए दस्तावेज के कुछ हिस्से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस सरकारी दस्तावेज के आधार पर समझेंगे कि भाई ये ब्रूअरी होती क्या है, बियर बनती कैसे है, उसके नियम क्या हैं, और हाँ, आजकल जो नए ट्रेंड चल रहे हैं जैसे माइक्रो ब्रूअरी या फिर वो हाई ग्रेविटी ब्रूइंग, ये सब क्या चीज़ है। ज़रा सोचिए, एक ग्लास बियर के पीछे कितने नियम, कितनी प्रक्रियाएं छिपी होती हैं। जो बड़ी बड़ी पारंपरिक ब्रूअरी हैं, उनसे लेकर आजकल की जो छोटी नई माइक्रो ब्रूअरी खुल रही हैं, ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नियमों के हिसाब से, ये ब्रूअरी आखिर है क्या। हाँ, देखिए दस्तावेज में साफ लिखा है धारा 323 कि ब्रूअरी वो कारखाना है जहां बियर बनती है, लेकिन सिर्फ बनाने की जगह ही नहीं, जहां बियर स्टोर होती है, जहां से वो बाहर जाती है यानी इशू होती है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। अच्छा। और बियर खुद क्या है? वो है मॉल्टेड जॉ और हॉप्स, या फिर कोई और अनाज या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। उसको पानी में मिलाकर जो मैश बनता है ना, उसके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन से बनने वाला ड्रिंक। आसान भाषा में कहें तो अनाज की मिठास को अल्कोहल में बदलना खमीर की मदद से। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, सीधी है। लेकिन एक ब्रूअरी बनाने के लिए जो नियम हैं वो तो काफ़ी सख्त लगते हैं। सुरक्षित दीवारें होनी चाहिए, आग जलाने की मनाही है, अग्निशामक यंत्र ज़रूरी हैं, पानी की निकासी ठीक हो, और तो और एक लैब भी चाहिए। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये नियम बहुत ज़रूरी है और कई वजहों से हैं। दीवारें तो सुरक्षा के लिए और कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए उसके लिए। आग वाले नियम तो होनी चाहिए क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील होता है। पानी की निकासी, साफ सफाई के लिए, और लैब, हाँ लैब बहुत ज़रूरी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ताकि जो बियर बन रही है वो तय मानकों पर खरी उतरे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अच्छा। और साथ ही अधिकारियों को भी तो निरीक्षण करना होता है, तो उनके लिए सही रोशनी हो, सीढ़ियां हो, जो मापने के उपकरण है उन तक पहुंच हो, ये सब भी लाइसेंस वाले को ही देखना होता है। और ये क्या कि हर बर्तन पर, हर कमरे पर पेंट से नाम और नंबर लिखना भी जरूरी है। ऐसा लगता है कि हर चीज की बिल्कुल सटीक गिनती रखनी पड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ट्रैकिंग और टैक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को एकदम साफ पता होना चाहिए कि किस टैंक में क्या चीज़ है, प्रक्रिया किस स्टेज पर है। हर बर्तन, हर टैंक, हर कमरा, सबका नाम और एक सीरियल नंबर होना चाहिए। और अगर कुछ बदला, मान लीजिए नया टैंक लगाया, तो फिर कम से कम 2 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी, ताकि अधिकारी आकर उसे ठीक से नाप सकें, सर्वे कर सकें और अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लें। सटीकता वो यहाँ बहुत बहुत ज़रूरी है। समझ गया। तो जगह बन गई, अब जो लाइसेंस लेकर इसे चला रहा है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? रिकॉर्ड रखने की बात तो साफ दिख रही है इसमें। हाँ, मुख्य जिम्मेदारी यही है, सारा हिसाब किताब रखना। दस्तावेज में जैसे बताया गया है वैसे रजिस्टर मेंटेन करना, सारी एंट्रीज ठीक से करना। और जब भी बियर बनाना शुरू करें उससे 48 घंटे पहले लिखित में नोटिस देना। अच्छा, 48 घंटे पहले? हाँ, और सबसे जरूरी, अधिकारियों को ये अनुमति देना कि वो आकर देख सकें कि कितना अनाज इस्तेमाल हो रहा है, उसका हिसाब ले सकें। ये सब इसलिए ताकि उत्पादन पर, कच्चे माल पर पूरी नजर रहे। खासकर टैक्स कलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। काम के घंटे भी तय हैं, सुबह 9 से शाम 5:30, बीच में लंच ब्रेक। और अगर छुट्टी वाले दिन काम करना है या ओवरटाइम करना है तो पहले ही इजाज़त लेनी पड़ती है। मतलब सब कुछ निगरानी में। बिल्कुल, ओवरटाइम के लिए तो शुल्क भी लगता है, और अगर ओवरटाइम 8 घंटे से ज्यादा का है तब तो सरकार की मंजूरी चाहिए होगी। मकसद यही है कि सारा काम एक तय ढांचे में हो और अधिकारियों की जानकारी में हो। और निगरानी की बात चली रही है तो लाइसेंस को दिखाना, प्रॉपर्टी गिरवी रखने से पहले पूछना, अधिकारियों की जांच में मदद करना, उनके बैठने के लिए दफ्तर की जगह देना, ये सब तो चलो ठीक है, सामान्य लगता है। लेकिन एक नियम थोड़ा चौंकाने वाला है कि ब्रूअरी से निकलने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। क्या ये वाकई में होता है? देखिए, दस्तावेज ये अधिकार तो देता है, पर ये आबकारी अधिकारी के विवेक पर है, मतलब उसकी समझ पर निर्भर करता है। उसमें ये भी लिखा है कि जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी तलाशी बिना किसी ठोस वजह के नहीं की जाएगी। और अगर कर्मचारियों के अलावा किसी और की तलाशी ली जाती है तो उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। तो नियम तो है,
लेकिन इसका इस्तेमाल कितना सख्ती से होता है ये शायद स्थिति पर निर्भर करता है ना? हाँ, ये तो है। अहम बात यह है कि अगर नियम ठीक से माने नहीं जा रहे या मान लीजिए साफ सफाई में कमी पाई गई तो आबकारी आयुक्त काम रुकवा भी सकते हैं। मतलब रेगुलेटर्स का कंट्रोल काफी मजबूत है। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दे पर। बियर बनाने की प्रक्रिया क्वालिटी के लिए क्या नियम है? लिखा है अच्छी सामग्री इस्तेमाल करनी है और जो घोल बनता है शुरू में उससे या वर्ट उसका गाढ़ापन एक सीमा विशिष्ट गुरुत्व 17-73 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक बार बियर स्टोर में चली गई तो उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते बाद में। सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है एक बार बियर बनकर तैयार हो गई और स्टोर कर ली गई तो उसे आप पतला नहीं कर सकते या उसमें कुछ और मिला नहीं सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो माल जब्त हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा, इस्तेमाल होने वाली चीजें भी तय हैं, मॉल्ट, अनाज, चीनी, ग्लूकोज, हॉप्स। सेहत के लिए खतरनाक कोई भी चीज पूरी तरह मना है और अगर कोई नई चीज इस्तेमाल करनी है तो पहले आबकारी आयुक्त से इजाजत लेनी होगी, सैंपल भेजकर। और चीजें रखने के नियम भी बड़े पक्के हैं। चीनी के लिए अलग कमरा, चीनी भंडार, हॉप्स के लिए अलग हॉप स्टोर, बाकी मंजूरशुदा चीजों के लिए ब्रूइंग स्पेशलिटीज रूम। एक प्रक्रिया प्राइमिंग का भी जिक्र है। बियर जारी करने से ठीक पहले उसमें चीनी का घोल मिलाना। ये क्यों करते हैं? प्राइमिंग से बियर में थोड़ी मिठास या फिर कार्बोनेशन मतलब गैस बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी नियम बहुत कड़े हैं। पहले तो अनुमति लेनी होगी, फिर एक अलग बर्तन होगा जिसे प्राइमिंग वेसल कहते हैं। अधिकारी को 6 घंटे पहले बताना होगा कितना चीनी का घोल मिला रहे हैं, उसका गाढ़ापन कितना है, वो भी 1073 डिग्री से कम होना चाहिए। ये सब घोषित करना होगा और ब्रूइंग बुक में रिकॉर्ड भी करना होगा। मिला भी कितना सकते हैं, इसकी भी सीमा है? हाँ बिल्कुल, प्रति हॉग्स हेड जो करीब 238 लीटर होता है, ज्यादा से ज्यादा 4.5 लीटर प्राइमिंग घोल ही मिला सकते हैं। मतलब आप देखिए, सामग्री से लेकर इस अंतिम प्रक्रिया तक हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश है ताकि क्वालिटी बनी रहे और टैक्स की गणना भी सही हो। कुछ चीजें तो बिल्कुल मना है, जैसे पल्मायरा चीनी। खमीर मिलाने का समय तय नहीं है ऐसा लिखा है, लेकिन अगर जल्दी मिला दिया, मतलब घोल पूरी तरह इकट्ठा होने से पहले, तो बताना होगा कि शुरुआती घोल कितना गाढ़ा था। ये सब तो बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। हाँ, खमीर या यीस्ट मिलाने से ही तो फर्मेंटेशन यानी अल्कोहल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। समय में थोड़ी छूट है, पर हिसाब पूरा रखना जरूरी है। यहाँ तक कि जो बचा हुआ घोल होता है ना, जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत सीमित है। यीस्ट कल्चर बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी जांच होती है कि कहीं उसमें फर्मेंट तो नहीं किया जा रहा। हर कदम पर पूरी पारदर्शिता जरूरी है। चलो, बियर बन गई, अब उसे बॉटल में भरने की बात। ये भी कोई आसान काम नहीं लगता नियमों के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। बॉटलिंग के लिए एक अलग सुरक्षित कमरा होना चाहिए जो तैयार बियर के स्टोर के पास हो, और ये काम भी अधिकारी की निगरानी में ही होता है, बॉन्ड के तहत। बॉटल बंद बियर को भी अलग स्टोर में रखना होता है। और सैंपल वगैरह भी जाते हैं जांच के लिए। भी खास मानक आकार की होनी चाहिए, जिन पर क्षमता और कहाँ तक भरना है उसकी लाइन बनी हो। किसी और कंपनी की बोतलें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ढक्कन यानी क्राउन कैप ऐसा होना चाहिए जो गैस को पूरी तरह सील रखे, लीक ना हो। एक और दिलचस्प बात है, बनी हुई बियर को आप टैंक में 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, उसे बोतल में भरना ही पड़ेगा। अच्छा, 3 महीने की सीमा है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट बियर की। ये वो बियर है जो आजकल पब वगैरह में सीधे नल से मिलती है, और ये बिना पास्चराइजेशन के होती है। पास्चराइजेशन मतलब वो गर्म करने वाला प्रोसेस ना, बैक्टीरिया मारने के लिए। हाँ बिल्कुल, पास्चराइजेशन से बियर की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा दिन तक ठीक रहती है। ड्राफ्ट बियर क्योंकि पास्चुरीकृत नहीं होती, इसलिए वो बहुत ताज़ी लगती है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ 36 घंटे तक ही ठीक रहती है। सिर्फ 36 घंटे? तो फिर तो इसे संभालने के लिए बहुत खास इंतजाम करने पड़ते होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। इसे खास तरह के एल्यूमिनियम केग्स में रखा जाता है, 30 या 50 लीटर वाले। उन केग्स को पहले अच्छी तरह स्टेरिलाइज करते हैं, गर्म पानी या भाप से, फिर उन्हें ठंडा करते हैं। बियर को भी भरने से पहले स्टेराइल फिल्टर से गुजारा जाता है। भरते समय केक के अंदर दबाव बनाए रखना होता है। मात्रा सही है या नहीं, इसके लिए केक को तौलते हैं। और ठंडा रखना सबसे जरूरी होगा। बिल्कुल, इसे 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है।
इसके लिए खास गाड़ियां होती हैं जिनमें बर्फ या थर्मोस्टेट लगा होता है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ड्राफ्ट बियर की वो ताजगी बनाए रखने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और ध्यान देना पड़ता है। ब्रूअरी से बियर बाहर निकालने का नियम तो सीधा है, पहले टैक्स भरो फिर ले जाओ, और कम से कम 30 लीटर ले जानी होगी, ऐसा लिखा है। बोतल बंद है तो पैक करके। हाँ, ये सबसे अहम नियम है। जब तक आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं होता, बियर ब्रूअरी से बाहर नहीं जा सकती। भुगतान का सबूत दिखाना होता है, जैसे ट्रेजरी की रसीद, तब जाकर अधिकारी ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करेगा। और टैक्स सही भरा गया है या नहीं, ये लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कोई शक है अपनी गणना पर, तो वो भुगतान से पहले अधिकारी से पूछ सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। लैब में टेस्टिंग के लिए भी कुछ बियर बिना टैक्स के मिल जाती है ना? हाँ, पर बहुत कम, महीने में सिर्फ 5 लीटर तक, और वो भी केवल फैक्ट्री के काम से जुड़े प्रयोगों के लिए, मतलब रिसर्च वगैरह के लिए। इसके लिए भी अर्जी देनी होती है और अधिकारी इसका रिकॉर्ड रखता है। लाइसेंस वाले को भी इसका पूरा हिसाब रखना पड़ता है। साफ सफाई पर तो बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है। इमारत कैसी हो, बर्तन कैसे हों, पानी कैसा हो, बोतलें कैसे धुलें, हर चीज के लिए कड़े नियम हैं। बिल्कुल। इमारत पक्की होनी चाहिए, हवादार और ऐसी बनी हो कि आसानी से साफ हो सके। उसमें कोई घरेलू काम नहीं होना चाहिए। बर्तन, खासकर टैंक और पाइपलाइन, स्टेनलेस स्टील के हों और उनकी रोजाना सफाई हो ताकि जंग न लगे। पानी भी शुद्ध होना चाहिए, जिसके लिए डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट लगाना जरूरी है। बोतल धोने की मशीनें भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिक मशीनें हों जो पहले पानी से खंगालें, फिर गरम कास्टिक सोडा से धोएं, फिर क्लोरीन रहित पानी से अच्छे से खंगालें और फिर ठीक से सुखाएं। अगर पुरानी बोतलें इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी धुलाई और भी ज्यादा सख्ती से करनी होती है। हर चीज, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल, लीक प्रूफ फिटिंग, ये सब इसलिए ताकि कहीं से भी कंटैमिनेशन मतलब संदूषण ना हो और उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसमें लागत भी लगती है और मेहनत भी। बियर की क्वालिटी के भी कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। हाँ, स्रोत में वर्गीकरण दिया गया है। हल्की बियर जिसमें अल्कोहल 0.5% से 4.0% तक हो, स्टैंडर्ड 4.0% से 5.0%, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 5.0% से 6.0% और सुपर स्ट्रॉन्ग जिसमें 6.0% से ज्यादा अल्कोहल हो। अच्छा, ये कैटेगरी है। हाँ, इसके अलावा पीएच लेवल 4.2 से 4.6 के बीच और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कम से कम 2.5 वॉल्यूम के भी मानक है। बियर में कोई हानिकारक चीज नहीं होनी चाहिए, कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। बाहर से कोई रंग नहीं मिला सकते, सिवाय तय मानक वाले कैरामेल के। और बोतल बंद बियर है तो उसे पार्श्वरीकृत होना चाहिए। ये मानक एक तरह से कानूनी तौर पर परिभाषित करते हैं कि बियर क्या है और कैसी होनी चाहिए। और आखिर में रजिस्टरों की एक बहुत लंबी लिस्ट। चलिए, अब हम विस्तार से जानते हैं कि ब्रुअरी में पदस्थ प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख पंजियां संधारित रखी जाती हैं और उनका क्या उद्देश्य है। माल्ट प्राप्ति पंजी, यह ब्रुअरी की पहली पंजी होती है। इसमें दर्ज किया जाता है कि कितना माल्ट किस आपूर्तिकर्ता से आया, कब प्राप्त हुआ, उत्पादन में कितना उपयोग हुआ और कितना माल्ट बचा। यही पंजी माल्ट की चोरी या टैक्स से बचने के प्रयास को रोकती है। वॉट पंजी में मैशिंग के बाद तैयार वॉट यानी मीठे घोल की मात्रा, तापमान और विशिष्ट गुरुत्व दर्ज किया जाता है। वॉट में कितनी शक्कर है और उससे कितनी अल्कोहल बनेगी, यह भी इस पंजी में लिखा जाता है। यह गुणवत्ता और स्थिरता का तकनीकी रिकॉर्ड है जो हर बैच की पहचान तय करता है। फर्मेंटेशन पंजी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक टैंक या वेट का नंबर, उसमें डाला गया यीस्ट नया है या पुराने स्पेंट वास्ट से लिया गया है, सबका विवरण रहता है। फर्मेंटेशन के प्रारंभ और अंत की ग्रेविटी, तापमान, अवधि और बनी हुई अल्कोहल की मात्रा दर्ज की जाती है। यही बताता है कि बियर में अल्कोहल का स्तर नियमानुसार है या नहीं। फिल्ट्रेशन एवं कंडीशनिंग पंजी में बियर को शुद्ध, पारदर्शी और स्थिर बनाने की पूरी प्रक्रिया दर्ज की जाती है। कौन सा फाइनिंग एजेंट प्रयोग हुआ और कितनी मात्रा में, यही पंजी बियर की गुणवत्ता और स्वच्छता का दस्तावेज है। प्राइमिंग पंजी कार्बोनेशन से संबंधित है। बियर में थोड़ी शक्कर या माल्ट घोल मिलाकर हल्की द्वितीयक फर्मेंटेशन कराई जाती है।
इससे बियर में स्वाभाविक झाग बनता है। घोल का गाढ़ापन 1073 डिग्री से कम होना चाहिए और इसकी सूचना आबकारी अधिकारी को 6 घंटे पूर्व देना अनिवार्य है। पैकेजिंग पंजी में लिखा जाता है कि किस दिन कितनी बियर बोतलों, कैनों या केग में भरी गई, कौन सा लेबल लगा और निरीक्षक की सील की स्थिति क्या थी। यह सुनिश्चित करता है कि निकासी से पहले कोई हेरफेर ना हो। निकासी तंजी में गेट पास नंबर, मात्रा, गंतव्य, कर भुगतान और परमिट नंबर तक सभी विवरण दर्ज किए जाते हैं। आबकारी शुल्क पंजी ब्रुअरी के राजस्व का आधार है। हर निकासी पर लगने वाला टैक्स, दर और भुगतान की तिथि सब यही सुरक्षित रहती है। स्टॉक पंजी में हर दिन की शुरुआत और अंत में स्टॉक की स्थिति लिखी जाती है कि कितनी बियर स्टॉक में थी, कितनी बनी और कितनी निकली। उपोत्पाद पंजी में बियर बनने के बाद बचे माल्ट, यीस्ट या स्पेंट ग्रेन का विवरण रहता है। क्या वह पशु चारे में गया या नष्ट किया गया। प्रयोगशाला पंजी में गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए नमूने, उनकी टेस्ट रिपोर्ट और टिप्पणियां दर्ज की जाती हैं। यही विभागीय सत्यापन का प्रमाण है। उपकरण रखरखाव पंजी में टैंक, कूलिंग जैकेट, बॉयलर और पाइप सिस्टम की सर्विसिंग का रिकॉर्ड रहता है। सैक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर और साइक स्टेबल जैसे उपकरणों के प्रमाणन की स्थिति भी इसमें लिखी जाती है। सुरक्षा एवं सील पंजी में आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए सभी रेवेन्यू लॉक और सीलों की स्थिति दर्ज की जाती है ताकि कोई अनाधिकृत खुलाव ना हो। तापमान पंजी में फर्मेंटेशन और कंडीशनिंग टैंकों का तापमान नियमित रूप से लिखा जाता है क्योंकि यही बियर की स्थिरता और स्वाद तय करता है। जल एवं गैस पंजी में उत्पादन में प्रयुक्त पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दर्ज की जाती है जिससे उत्पादन की दक्षता और पर्यावरण संतुलन दोनों नियंत्रित रहते हैं। आवक जावक पंजी ब्रुअरी कार्यालय में आने जाने वाली सभी डाक और पत्राचार का विवरण रखती है। गार्ड फाइल में विभागीय निरीक्षणों की प्रतियां, पूर्तिपालन रिपोर्ट और निरीक्षण टिप्पणियां रखी जाती हैं जो भविष्य के ऑडिट और सत्यापन का आधार होती हैं। ऑडिट पंजी में विभागीय ऑडिट की आपत्तियां और उनके निवारण की स्थिति दर्ज की जाती है। एक्साइज वेरिफिकेशन रिपोर्ट पंजी में दूसरी यूनिट को भेजे गए उत्पाद की प्राप्ति की पुष्टि रखी जाती है जिसे समय पर न मिलने पर यह गंभीर आपत्ति बनती है। मासिक पत्रक पंजी में हर माह का उत्पादन, निकासी, कर और स्टॉक का सारांश लिखा जाता है और इसे मुख्यालय भेजा जाता है। ब्रुअरी प्रभारी आबकारी अधिकारी की दैनंदिनी पंजी में दैनिक गतिविधियां लिखी जाती हैं। ब्रुअरी खोलने और बंद करने का समय, रेवेन्यू लॉक की स्थिति, कच्चे माल की आमद, स्टाफ की उपस्थिति, उपकरणों की कार्यस्थिति, होलोग्राम की आमद, ओवरटाइम और ब्रुअरी के बंद रहने के कारण। यह अधिकारी की कार्यशीलता और जवाबदेही का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। रेवेन्यू लॉक पर्ची पंजी में रेवेन्यू लॉक की स्थिति, नंबर और सील रिपोर्ट दर्ज की जाती है और लॉक खोलने पर फटी पर्चियां इस पंजी में चिपका दी जाती हैं ताकि अनाधिकृत गतिविधि की संभावना समाप्त हो सके। परमिट पंजी में जारी या प्राप्त किए गए सभी परमिटों का विवरण लिखा जाता है। कच्चा माल पंजी में जौ, माल्ट, हॉप्स, यीस्ट, कोयला, खाली शीशी और ढक्कन जैसी सामग्रियों का सटीक लेखा रहता है। खाली शीशी पंजी में बोतलों की आमद, सफाई और पुनर्उपयोग का लेखा जोखा होता है। लेबल स्टॉक पंजी नकली लेबलिंग को रोकने हेतु लेबल की प्राप्ति और उपयोग का विवरण रखता है। होलोग्राम आमद प्रदाय पंजी में प्रत्येक होलोग्राम की प्राप्ति और उपयोग का रिकॉर्ड होता है जिससे हर बियर पैक ट्रेसेबल रहे। लाइसेंस पंजी में ब्रुअरी से संबंधित सभी लाइसेंस जैसे FSSAI, पर्यावरण अनुमति और NOC की वैधता और नवीनीकरण तिथि दर्ज की जाती है। ड्यूटी रजिस्टर पंजी में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी का शेड्यूल लिखा जाता है ताकि अनुशासन और निगरानी बनी रहे। वेट पंजी में प्रत्येक वेट की क्षमता और उसमें रखे पदार्थ की जानकारी होती है। बिना अनुमति किसी पदार्थ को अन्य वेट में रखना वर्जित है। इन सब के अतिरिक्त ब्रुअरी में अन्य पंजियां भी होती हैं जिन्हें प्रबंधन अपने स्तर पर रखता है और राज्यवार अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनका मूल उद्देश्य है राजस्व की सुरक्षा, उत्पादन की पारदर्शिता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व। ब्रुअरी में पदस्थ आबकारी अधिकारी का कार्य केवल निरीक्षण करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व सुरक्षा के लिए हर प्रविष्टि सच्ची, समयबद्ध और प्रामाणिक हो। इसका सार यही निकलता है कि पूरी प्रक्रिया एकदम शुरू से लेकर आखिर तक दस्तावेजों में दर्ज होनी चाहिए। ये पारदर्शिता के लिए है, जवाबदेही के लिए है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा ये टैक्स कलेक्शन को पक्का करने के लिए है।
रिकॉर्ड कीपिंग इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो हुई कहानी पारंपरिक बड़ी बड़ी ब्रूरीज की, जो पूरी तरह नियमों और नियंत्रणों के जाल में बंधी हुई लगती हैं। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदल भी रही है। आजकल हम माइक्रो ब्रूरीज का नाम बहुत सुनते हैं। ये क्या चीज है और ये पारंपरिक ब्रूरीज से अलग कैसे है? माइक्रो ब्रूरी, जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये छोटे पैमाने की ब्रूरी होती हैं। दस्तावेज के हिसाब से इनका सालाना उत्पादन 15,000 बैरल, जो लगभग 17.5 लाख लीटर होता है, से कम होता है। और इनकी ज्यादातर बियर या तो वहीं बिक जाती है जहां बनती है, या फिर बस आसपास के इलाके में। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा होता है। हाँ, ये उन बड़ी कमर्शियल ब्रूरीज से बिल्कुल अलग हैं, जो करोड़ों लीटर बियर बनाती हैं और जिनका पूरा ध्यान स्टैंडर्ड बनाने और पूरे देश में या दुनिया में माल पहुंचाने पर होता है। माइक्रो ब्रूरी में जोर अक्सर ताजगी पर, नए नए प्रयोग करने पर और लोकल चीजों पर होता है। लेकिन बनाने का तरीका तो वही होगा, अनाज, पानी, हॉप्स, खमीर। हाँ, मूल प्रक्रिया तो वही है, मॉल्टिंग, मैशिंग, बॉइलिंग, फर्मेंटेशन, कंडीशनिंग। लेकिन पैमाना छोटा होने की वजह से उनके पास प्रयोग करने की आज़ादी ज़्यादा होती है। माइक्रो ब्रूअर्स अक्सर अलग अलग तरह के मॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, नए नए हॉप्स ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी फल या मसाले भी डाल देते हैं अपनी बियर में। अरे वाह! उनका लक्ष्य होता है अक्सर अनोखे स्वाद वाली एकदम ताज़ा बियर बनाना। कई माइक्रो ब्रूरीज तो ब्रू पब मॉडल पर चलती हैं, मतलब वहीं बियर बनती है और वहीं परोस दी जाती है। ये ग्राहक को एक बिल्कुल अलग अनुभव देता है। भारत में ये चलन कब से शुरू हुआ? इस स्रोत के मुताबिक भारत में पहली माइक्रो ब्रूअरी 2009 में गुरुग्राम में खुली थी। और अब तो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों में काफी फैल चुका है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर राज्य के अपने नियम कानून अलग हो सकते हैं माइक्रो ब्रूअरी के लिए। इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो कई हैं। लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, टूरिज्म को भी फायदा हो सकता है, और ग्राहकों के लिए उन्हें ज्यादा वैरायटी मिलती है, ताजी बियर मिलती है और कई बार ज्यादा शुद्ध चीज मिलती है। इसी से जुड़ा एक और फर्क है, क्राफ्ट बियर बनाम औद्योगिक बियर। क्राफ्ट बियर मतलब कुछ खास हाथ से बनी हुई चीज जैसा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। क्राफ्ट बियर अक्सर छोटी स्वतंत्र ब्रूअरी बनाती हैं। उनका मेन फोकस क्वालिटी और स्वाद पर होता है, न कि सिर्फ मात्रा पर। क्राफ्ट बियर अक्सर अनफिल्टर्ड होती है या अनपास्चराइज्ड। उसमें आमतौर पर कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं डाले जाते। वो पारंपरिक सामग्री के साथ साथ नई चीजें और तकनीकें भी इस्तेमाल करते हैं। और औद्योगिक बियर? औद्योगिक बियर बड़े पैमाने पर बनती है। वहाँ स्थिरता मतलब कंसिस्टेंसी और लागत कम रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसमें अक्सर फिल्ट्रेशन होता है, पास्चराइजेशन होता है ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े, प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जा सकते हैं। और कभी-कभी लागत घटाने के लिए मॉल्ट के साथ चावल या मक्का जैसे सस्ते अनाज, जिन्हें एडजंक्ट्स कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। स्वाद अक्सर हल्का होता है, एक जैसा होता है और इसे बहुत ठंडा परोसा जाता है। तो मूल अंतर देखें तो ये कारीगरी और स्वाद बनाम बड़े पैमाने पर उत्पादन और स्थिरता। और एक और बड़ी दिलचस्प तकनीक का जिक्र है, हाई ग्रेविटी ब्रूइंग, HGBs। ये सुनने में थोड़ा जटिल सा लगता है, मतलब ज्यादा गाढ़ी बियर बनाकर बाद में उसे पतला करना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका लॉजिक काफी सीधा है। HGB में क्या होता है कि ब्रूअर पहले एक बहुत गाढ़ा, मतलब जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो, वैसा घोल बनाता है। जब इस घोल को फर्मेंट किया जाता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा भी बहुत ज्यादा बनती है। स्रोत बताता है कि भारत में कुछ राज्यों में तो 15% ABV अल्कोहल बाय वॉल्यूम तक भी बनाना संभव है। 15%? हाँ, फिर इस बहुत तेज बियर में डीएरेटेड पानी, यानी जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, वो पानी मिलाकर अल्कोहल की मात्रा को कम किया जाता है और उसे उस स्तर पर लाया जाता है जिस पर उसे बाजार में बेचा जाना है, जैसे 4%, 6% या 8% ABV। पर ऐसा करते क्यों है? मतलब इतनी मेहनत क्यों? इसका फायदा क्या है? इसके फायदे कई हैं, खासकर उत्पादकों के लिए। पहला, सोचिए उतने ही बड़े टैंक में आपने ज्यादा अल्कोहल बना लिया। इसका मतलब है कि प्रति बैच आप ज्यादा बियर का उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, शुरू में पानी कम इस्तेमाल हुआ तो उसे उबालने और फिर ठंडा करने में ऊर्जा की बचत होती है। तीसरा, जो कच्चा माल है, खासकर माल्ट, उसका इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से होता है, उससे ज्यादा अल्कोहल निकाल पाते हैं।
और चौथा, ब्रूअर को बाद में ये तय करने में ज्यादा लचीलापन मिलता है कि फाइनल बियर में अल्कोहल कितना रखना है। सरकार को भी फायदा होता होगा। हाँ, उत्पादन बढ़ता है तो टैक्स ज्यादा मिलता है और ऊर्जा बचती है तो पर्यावरण के लिए भी थोड़ा बेहतर है। भारत के संदर्भ में ये कितना जरूरी है? यहाँ तो हमने सुना है कि स्ट्रॉन्ग बियर 6 से 8% एबीवी वाली ज्यादा बिकती है। बिल्कुल, भारत में बियर की खपत का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रॉन्ग बियर का ही है। स्रोत के अनुसार ऐसा अक्सर उपभोक्ता की पसंद की वजह से होता है, जो शायद स्वाद से ज्यादा अल्कोहल के असर को देखते हैं। और साथ ही उत्पादकों की रणनीति और बाजार की मांग भी इसमें भूमिका निभाती है। जो माइल्ड बियर है 3-4% एबीवी वाली, वो प्रीमियम कैटेगरी में आती है, लेकिन उसकी बिक्री कम है। तो ऐसे बाजार में एचजीबी काम की चीज है। हाँ, ऐसे बाजार में एचजीबी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियर को ज्यादा लागत प्रभावी तरीके से बनाने का एक जरिया है। दुनिया भर में देखें तो प्रीमियम माइल्ड बियर का चलन ज्यादा है, लेकिन भारत का बाजार इस मामले में थोड़ा अलग है। क्या एचजीबी को अपनाने में कोई दिक्कतें भी आती हैं? हाँ, एक बड़ी चुनौती नियमों की है। कुछ राज्य शायद इतने ज्यादा शुरुआती अल्कोहल स्तर जैसे 15% एबीवी पर बियर बनाने की अनुमति नहीं देते। इससे एचजीवी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि तब ब्रूअर कच्चे माल से अधिकतम अल्कोहल नहीं निकाल पाते और उनकी लागत बढ़ सकती है। तो एचजीवी में क्षमता, लागत और पर्यावरण के लिहाज से गेम चेंजर बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए सरकारी नियमों में तालमेल और इंडस्ट्री द्वारा इसे ठीक से अपनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर वही सवाल घूम फिर कर आ जाता है, नियमों और नई तकनीक के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो हमने देखा कि भारत में ये बियर बनाने की दुनिया कितनी परतदार है, कितनी जटिल है। एक तरफ तो पारंपरिक ब्रूअरी हैं जो इतने सारे कड़े आबकारी नियमों, सुरक्षा के मानकों और टैक्स की बारीकियों में बंधी हुई हैं, और दूसरी तरफ माइक्रो ब्रूअरीज और क्राफ्ट बियर जैसे नए चलन हैं जो ताजगी, प्रयोग और लोकल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इन सबके बीच एचजीबी जैसी तकनीकें भी हैं जो उत्पादन की क्षमता और लागत को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती हैं। ये वाकई नियमों, परंपरा और नई खोज का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। कि भविष्य के नियम कैसे होने चाहिए? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए जरूरी सुरक्षा और टैक्स कलेक्शन भी पक्का हो जाए, और साथ ही जो छोटे और नए ब्रूअर्स हैं उन्हें भी प्रयोग करने और आगे बढ़ने का मौका मिले? पारंपरिक नियंत्रण और जो आधुनिक इनोवेशन हो रहा है उसके बीच एक सही संतुलन बनाना, और साथ ही जो ग्राहक हैं उनके हितों की भी रक्षा करना, मुझे लगता है यही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती हो।